सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। वो मुझे दावते गुनाह पर उकसाना चाह रही थी और मैं कम अज कम अपने दफ्तर में उससे बेतकल्लफ नहीं होना चाहता था। और उसी वक्त फोन की घंटी बजी और मैंने जल्दी से रिसीवर उठाकर माउथपीस में कहा, शहबाज स्पीकिंग। मैंने कहा था कि सुलेमान शाह मुझसे टकराने की हिमाकत कभी नहीं करेगा। वो हट से निकलकर सीधा अपनी जमीनों की तरफ चला गया है और मुझे उसके आदमी ने बताया है कि वो 1 हफ्ते के बाद वापस लौटेगा। रिसीवर मेरे हाथ से छूटते छूटते रह गया। दूसरी जानब से भी मारूफ की ही आवाज उभरी थी। अगर वो असल मारूफ थी जिसने मुझे फोन किया, तो फिर मेरे सामने बैठी हुई दूसरी मारूफ कौन थी? क्या तुम 1 रोज के लिए मुझे मेजबानी का मौका नहीं दोगे? रिसीवर पर मारूफ की आवाज दोबारा उभरी, प्लीज शहबाज, इनकार मत करना, वरना मेरा दिल टूट कर रेजा रेजा हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ देर बाद फोन करूंगा। मैंने रिसीवर केडल पर रखकर उस मारूफ की तरफ देखा जो मेरे सामने मौजूद थी। जब एक वक्त में 3 कामनी पैदा हो सकती हैं, तो मारूफ भी हो सकती है। उसका लहजा मैनीखेज था। कालका, मेरे जुबान पर बेख्तियार कालका का नाम आ गया। मुझे विश्वास था कि तुम अवश्य अपनी कालका रानी को पहचान लोगे। वो मेरी दस्तरस से दूर होते हुए बोली, क्या इस रंग में मारूफ तुमको पसंद नहीं आई? नाम में धरा भी क्या है, शरीर तो हर हाल में शरीर होता है, और तुम्हें ये रूप धारने की क्या जरूरत थी? मैंने पूछा, इसलिए कि तुम्हें ये रूप अच्छा लगता है। उसका लहजा मैनीखेज था। उसी रूप में तुमने मारूफ की सुंदरता से अपने मन की अग्नि बुझाई थी, और इसमें भी तुम्हारे इरादे को दखल था। खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हें अपनी कालका की इतनी फिक्र रहती है। तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैंने शिकवा किया। मुझसे दूर दूर रहने में तुम्हारी मसलत थी और मैंने कई बार तुम्हें आवाज़ें दी, लेकिन तुमने शायद कोई जवाब देना पसंद नहीं किया। क्या तुम्हें इसका कारण नहीं मालूम? वो मैनीखेज अंदाज में बोली। वैसे तुम्हारी कालका कभी से तुमसे दूर नहीं रही। मुझ पर जो कुछ बीत चुकी है, क्या तुम्हें इसका इल्म नहीं? मुझे एक एक बात की खबर है, वो यकलक संजीदा हो गई। अभी सिराज तुम्हारे कमरे से उठ कर गया है, और अगर मैं दरमियान में ना आती तो शायद वो तुम्हें अपने साथ ले जाता। आई सी, गोया तुमने अपने फजल दाल के कत्ल की इतला दी थी और पूरी तफसील बता दी थी। समय का तकाजा यही था। इस बार उसने रूखी हुई आवाज में कहा, यूं समझ लो कि कालका को तुम पर दया आ गई, शायद इसलिए कि मैंने दिल की गहराइयों से तुम्हें प्रेम किया है। क्या मैं इस बात पर कहका लगाना शुरू कर दूं? मैंने सर्द लहजा इख्तियार किया। एक तरफ तुम मुझसे प्रेम करती हो और दूसरी तरफ मेरी तबाही का सामान पैदा कर रही हो। प्रेम और युद्ध में सब चलता है। अगर मैंने तुम्हारी तबाही का सामान किया था, तो तुम्हें उस तबाही से बचा भी दिया। क्या अब भी कोई हिसाब बाकी रह गया? जरा सोचो भोले रात, कि अगर कालका मारूफ को फोन ना करती और वो ठीक समय पर दरमियान में ना आ जाती, तो तुम्हारा क्या ख्याल होता? और क्या सुलेमान शाह फजल दाल तुम्हें क्षमा कर देता? मौत और जिंदगी सिर्फ खुदा के इख्तियार में है। मैंने अपने जज्बे को उजागर किया। जो वक्त लिख दिया गया है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं काट सकती। और तुम जब गुस्सा करते हो तो और सुंदर बन जाते हो। वो एक अदा से मुस्कुराई। सिराज अगर मुझे साथ ले जाता, तो भी वो फजल दाल के कत्ल का इल्जाम मुझ पर साबित नहीं कर सकता था। यही तो तुम्हारी भूल है मेरे मन के मंदिर देवता, कि अभी तक अपनी कालका की शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगा सके। क्या तुम तमाम पुरानी बातें भूल गए? जरा सोचो मेरे प्राणनाथ, कि मैंने तुम्हें मौत के पंजे से कितनी बार निकाला है, और मैंने शायद पिंडत बंसीदार के मंडल को तोड़कर तुम्हें बचाने की भूल की थी। मैंने तलमलाकर कहा, तो वो मुस्कुराकर बोली, अगर तुम ऐसा ना करते तो तुम्हारी मौत भी तुम्हारी कालका के हाथों ही होती। तुम जानते हो कि किस कारण वो शक्ति मेरे को काबू करना चाहता था। अगर मैं उसके कब्जे में चली जाती, तो सबसे पहले वो तुम्हें मेरे हाथों मौत के मुंह में धकेलने का हुक्म देता, और मैं उसकी आज्ञा का पालन करने पर मजबूर हो जाती।
क्या तुम इस वक्त मुझ पर एहसान जताने आई हो? नहीं, वो दोबारा मैनिखेज अंदाज में बोली। अगर मेरी यही इच्छा होती तो शायद तुम और तुम्हारा मित्र जो ऊंचे ऊंचे सपने देख रहा है, प्रोफेसर इब्रार तक कभी न पहुंच पाते, और कालका का एक इशारा तुम दोनों को मेजर नसीर के हाथ से नरक में झोंक देने के लिए बहुत होता। उसने मेरे ही इशारे पर तुम्हें अपने जाल में फांसने की कोशिश की और फिर मेरे ही इशारे पर वो बेबस हो गया। कालका चाहती तो तुम्हें रंगे हाथों कानून के शिकंजे में जकड़वा सकती थी। मेलबा का खून किसने किया? मैंने रुख बदल कर सवाल किया। बोशन के आदमियों ने। वो दोबारा मुस्कुराने लगी। अगर वो जिंदा रहती तो बोशन के लिए उसका बयान खतरा बन सकता था, और मुझे मालूम है, मैंने होंठ चबाते हुए कहा, तुम मेरे और बोशन के मुकाबले में बोशन का साथ ही दोगी। मैं इनकार नहीं करूंगी, लेकिन देवताओं की आज्ञा का पालन करना भी मेरा धर्म है। और रुकी के बारे में क्या तुम मेरी रहनुमाई नहीं करोगी? मैंने कालका को टटोलने की खातिर पूछा। मैं जानना चाहता था कि क्या उसे हुस्ना के बारे में भी इल्म हो चुका है कि जिसने मेलबा की मौत के बाद मुझे रुकी के पते से आगाह किया, और इस ख्याल की उभरने की वजह यह थी कि हुस्ना ने मुझे एहतियात के तहत रुकी का पता कागज पर लिख कर दिया और अपनी जुबान नहीं खोली थी। रुकी का ध्यान मन से निकाल दो। वो मेरी एक बात फिर ध्यान से सुनो। वो बेहद संजीदगी से बोली। मैंने तुमसे कहा था कि जब तक बोशन के सितारे गर्दश में नहीं आ जाते तुम उससे दूर ही रहो। अब भी मेरी यही इच्छा है कि तुम उसे भूल जाओ, और जब समय आएगा तो कालका उसे भी मोहनी की तरह तुम्हारे हवाले कर देगी। और वो समय शायद इस वक्त आएगा जब बोशन प्रोफेसर इब्रार के उस फार्मूले का राज मालूम कर लेगा जो अगर इस्तेमाल किया गया तो बोशन की मट्टी के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, और तबाही का वो तूफान तुम्हारे रोके भी नहीं रुकेगा। कभी अपने गिरबान में मुंह डालकर देखो, क्या तुम्हें अपनी मट्टी और जन्मभूमि से प्रेम नहीं है? और मुझे इस बात पर हैरत है कि तुम अपनी शक्ति से बोशन का साथ दे रही हो, लेकिन अभी शायद तुम भी प्रोफेसर की लेबॉर्टरी के अंदर दाखिल नहीं हो सकी। एक लम्हे के लिए कालका के चेहरे पर खून की लहर दौड़ गई, और फिर वो मुस्कुराकर बोली, मैं क्या हूँ और मेरी शक्ति कितनी अपरंपार है, इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। मेजर नसीर के बारे में क्या कहोगी? मैंने उसे छेड़ने की खातिर कहा। क्या तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं थी कि प्रोफेसर जब चाहे किसी भी चेक पोस्ट को एक धमाके से उड़ा सकता है? हाँ, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मार्गरेट के सिलसिले में तुम मुझे क्या बता सकती हो? वो अचानक पुरइसरार तौर पर कहाँ गुम हो गई? क्या उसमें भी बोशन की कोई चाल है? कालका का इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहे हो? वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोली। क्या तुम्हें इसका इल्म नहीं कि उसे तुम्हारे मित्र के शिकारी कुत्तों ने घेर कर कहीं छुपा रखा है? नहीं, मैंने जानबूझकर हैरत का इजहार किया और फिर संजीदगी से बोला, मैंने सुना है कि मार्गरेट भी तुम्हारे बोशन जोसेफ के लिए किसी लक्ष्मी से कम नहीं थी। क्या तुमने मार्गरेट की सहायता नहीं कर सकती? समय आ लेने दो, फिर तुम अपनी आंखों से सब कुछ देख लोगे। कालका रानी, मैं उसे दोबारा खरीदने की कोशिश की। क्या तुम मुझे यह नहीं बता सकते कि बोशन के सितारे कब गर्दश में आएंगे? हमारे बीच एक समझौता हो सकता है, वो थोड़े तवक्कुफ से बोली। तुम मार्गरेट को अपने मित्र से कहकर आजाद करा दो। मैं बोशन के बारे में तुम्हें बहुत सारी ऐसी बातें भी बता दूंगी जो तुम्हारे काम आ सकती हैं। मकड़ी का जाला भी बड़ा सुंदर होता है, मैं जहर खान से बोला, लेकिन मक्खी अगर एक बार उसमें फंस जाए तो फिर वह बेबस हो जाती है। और ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश मत करो शहबाज खान। वो तलमलाकर उठ खड़ी हुई। वो समय अब ज्यादा दूर नहीं है जब तुमसे तुम्हारी शक्ति छीन ली जाएगी और फिर तुम कालका के शक्ति के जाल में फंस कर बेबस हो जाओगे। मैं समझा नहीं, मैंने दोबारा तंज किया। क्या किसी ताकत के छिन जाने के बाद मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले सकूंगा? वो भी मेरा अच्छा पर होगा, वो भी मेरी इच्छा पर होगा, और इस वक्त तुम कालका की बात नहीं टाल सकोगे। क्या बातल और स्याह कुव्वतें कभी रहमानी कुव्वतों पर गलबा पा सकती हैं? इन किताबी बातों की उलट फेर में मत पड़ो, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है। उसका लहजा सपाट हो गया। क्या तुमने सिर्फ बोशन की वजह से अपने भोलेनाथ से दोस्ती का रिश्ता तोड़ दिया और मैंने उससे याद दिलाने की कोशिश की। याद करो कि तुमने कहा था कि तुम्हारी महान शक्ति हमेशा मेरी सहायता करती रहेगी। फिर अब क्या हो गया? क्या मैं समझूं कि तुम्हारा प्रेम भी तुम्हारे रंग बदलते रूप की तरह एक सुंदर फरेब है? शहबाज खान, कालका की निगाहों से चिंगारियां फूटने लगी।
तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। अपनी हदों को फलांगने की कोशिश मत करो, वरना वो दिन कितना हसीन होगा जब तुम्हारी नादक नादक उंगलियां मेरा गला घूंट रही होंगी। मैंने उसके खून की गर्दिश को हवा देने की कोशिश की और तुम्हारे सुंदर शरीर की मीठी मीठी और भीनी भीनी खुशबू मुझ पर नशा सा तारी कर देगी। और जब कोई आशिक किसी महबूब के हाथों मरता है तो वो मौत भी कितनी सुंदर और हसीन होती होगी। कालका की शक्ति का चमत्कार देखना चाहते हो? जो मन में आए दिखा दो, मैंने ख्वाबीदा अंदाज में कहा, और विसल की उम्मीद में घड़ियां गिन गिन कर गुजारना अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। क्या तुम अब अपने जीवन को कालका के चरणों में बिल्ली चढ़ाने का फैसला कर चुके हो? कालका के लहजे में सफाकी आ गई। मारूक के रूप में भी अब वो बड़ी भयानक और मकरू नजर आ रही थी। ये फैसला तो मैंने बहुत पहले कर लिया था, लेकिन तुमने कभी मुझे करीब आने का मौका नहीं दिया। चिंता मत करो, वो मुझे घूरते हुए बोली। मैं बहुत जल्द तुम्हारी इच्छा पूरी करने का तुम्हें मौका दूंगी, और इस समय तुम्हें मारूक के रूप में ज्यादा हसीन लग रही हो, शायद इसलिए कि अब जिस्म एक बार फिर मेरी इस्तेमाल में आ चुका है और मैं अभी तक उन लज्जतों को नहीं भूल सका जो तुम्हारी शक्ति की वजह से मुझे हासिल हुई। मैं जा रही हूँ शहबाज खान, वो तलमलाकर बोली, लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि तुमने आज कालका की शक्ति का मजाक उड़ाने की कोशिश की है और तुम ही इसका नतीजा भी भुगतोगे। उस समय कालका बोलेगी और तुम सुनोगे, परंतु इस वक्त तुम कालका की बाहों में नहीं, उसके चरणों में पड़े होगे। आज क्यों नहीं? मैंने आशिकाना अंदाज में इल्तिजा की। तुम मुझे अपने चरणों में ही जगह दे दो, मैं तुम्हारा ये उपकार नहीं भूलूंगा। और कालका की हैबत पलक झपकने में तब्दील हो गई। अब वो काली के भयानक रूप में मेरे सामने खड़ी थी। उसके शानों पर उगे हुए भयानक सांप और नागने मेरी तरफ फुंकार रही थी, और वो अपने बेशुमार हाथों को इस तरह फिजा में दायरे की शक्ल में गर्दश दे रही थी जैसे वो किसी भी लम्हे कुछ भी करने की ताकत रखती है। उसकी निगाहों से उबलने वाले शोलों की तपश मेरे वजूद तक पहुंच रही थी, और कुछ देर वो मुझे खौफनाक नजरों से घूरती रही और फिर अपने हाथों को हवा में बुलंद करके झटका दिया। मुझे अपना सांस सीने की गहराइयों में घुटता हुआ महसूस हुआ। स्याह जर्रात का तपता हुआ एक दायरा नमूदार होकर मेरे अतराफ गर्दिश करने लगा, और मैं अपनी गलती का मुझे एहसास हुआ। शायद मैंने कालका की तागूती कुव्वतों को ललकार कर किसी दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया था, और मुझे रफ्ता रफ्ता सांस लेना दुश्वार हो गया। मैंने अपनी उंगली पर निगाह डाली। संदली अंगूठी की मौजूदगी ने मुझे तकवीद दी, और मैं वाकिफ था कि खुदा के बरगजीदा बुजुर्ग का दिया हुआ तोहफा जब तक मेरे पास है, काली कुव्वतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वरना मैं शंकर का अंजाम अभी तक नहीं भूला था। स्याह जर्रात के साथ ऐसे ही एक तूफान ने उसे अपनी गर्दिश में लेकर पल भर में उसका क्रियाक्रम कर दिया था, लेकिन वो इस संदली अंगूठी की करामत ही थी जो जर्रात का गर्दिश करता हुआ तेज दायरा अभी तक मेरे इर्द गिर्द मंडला रहा था। अपने जंतर मंतर की नाकामी देखकर वो और ज्यादा खौफनाक हो गई। शायद गुस्से की शिद्दत ने उसे यह भी भुला दिया कि कोई साया मेरी मदद करता रहा है। तुम्हारा ये रूप भी मैं एक बार पहले भी देख चुका हूँ, मैंने सांस की घुटन पर काबू पाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे ये जंतर मंतर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं जानती हूँ शहबाज खान, वो अपने खून आलूद मकरू जुबान को लिप लपाते हुए बोली, परंतु तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी शक्ति से टकराने के लिए अगर मैंने अपना जीवन दान करने की ठान ली तो फिर हम दोनों का सत्यानाश हो जाएगा। कालका की शक्ति और तुम्हारे ऊपर जो छाया है उसके टकराने के बाद हम दोनों भी मिट जाएंगे। कालका को अब यह भी मंजूर है। और आखिरी जुमला अदा करते ही कालका ने अपनी उंगलियां स्याह जर्रात की तरफ उठाई तो वो भड़कते हुए शोले में तब्दील हो गए जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रहे थे। कालका की हैबतनाक निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं और होंठ किसी मंत्र का जाप करने में मसरूफ थे। अब मेरे साथ साथ खुद को भी फना कर देने पर आमादा थी। उसके होंठों की हरकत जूं जूं तेज होती जा रही थी। मुझे अपना जिस्म झुलता हुआ महसूस हुआ और शोले मेरे वजूद को जलाकर राख कर देने की खातर मेरी सिमत लपक रहे थे। लेकिन उसी वक्त मेरी कुर्सी की अकब में खिड़की का शीशा अचानक एक छनाके से टूट गया और कालका ने खौफजदा अंदाज में खिड़की की तरफ देखा।
और फिर पलक झपकते में वो निगाहों से उजल हो गई। इसके साथ ही शोलों का दायरा भी गायब हो गया और उसके बाद लुबान की खुशबू का झोंका कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे दिल की धड़कन लगनी, मेरा दिल धड़कने लगा। शायद खुदा के उसी बरगजीदा और कंबल पोश बुजुर्ग ने मेरी मदद की थी जिसने संदली अंगूठी मुझे अता की और मैंने नजरें घुमाकर चारों तरफ देखने लगा। बदबख्त, कम नसीब, बुजुर्ग की मायूस आवाज मेरे कानों में गूंजी। अब भी वक्त है, बल खाते रास्तों पर भागना छोड़कर हक की रस्सी को मजबूती से थाम ले, वरना वापसी का रास्ता तुझे आसानी से नहीं मिलेगा। पीरो मुर्शिद, मैं गड़गड़ाया, मुझे आपकी मदद दरकार है। मैं अपनी मदद आप कर। नंग खानदान कब तक दूसरों की उंगलियां थाम कर चलता रहेगा? कि अब मैं इस काबिल भी नहीं रहा कि आपकी सूरत देख सकूं। और मैंने फिर नजरें घुमाकर इधर उधर देखा। संदल और लुबान की खुशबू बदस्तूर मेरे ज़हन को मुअत्तर कर रही थी, लेकिन कंबल पोश बुजुर्ग अभी तक मेरी निगाहों से उज्जल थे। तो किस काबिल है मरदूद, अपने गिरेबान में झांक, वक्त गुजर गया तो फिर बगलें बजाता फिरेगा। आपकी नजरें करम हो जाए तो रास्ते भी मेरे ऊपर रोशन हो जाएंगे। मैंने आर्जी से कहा, मुझे मायूस ना कीजिए वरना और मेरी तरफ से जहन्नम में जा। बुजुर्ग की आवाज में जल्लाहट शामिल थी। जब जन्नत मुंह फेर ले तो फिर जहन्नम ही लोहे महफूज पर रकम कर दिया जाता है, जिसकी स्याही इतनी पुख्ता होती है कि आसानी से छटाए नहीं छुटती। अब खुदा ही तेरा हाफिज। और फिर संदर और लुबान की खुशबू छट गई और मैंने कई बार खुदा के उस नेक बंदे को बड़ी आर्जी से आवाज दी और दूसरी जन्म से कोई जवाब नहीं मिला। मेरा ज़हन इंतशारी कैफियत से दो चार था जब हुस्ना कमरे में दाखिल हुई और मैं संभल कर बैठ गया। आप कुछ परेशान मालूम होते हैं, उसने बगैर इजाजत के कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्या कोई बिजनेस प्रॉब्लम है? क्यों? मैंने कदरे नागवारी का इज़हार किया। मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो? सॉरी, वो सपाट आवाज में बोली, मैं शायद गलत कह गई थी। अब तुम्हारी क्या इतला है? मैंने मौजू बदल कर सवाल किया। क्या मेरा मतलूबा शख्स अभी तक? प्लीज मिस्टर शहबाज, वो तेजी से मेरी बात काट कर बोली। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बुलंद आवाज में नहीं की जा सकती, दीवारों के भी कान होते हैं। और मैंने हुस्ना को गौर से देखा। वो अचानक मेरे लिए पुरइसरार बन गई थी और पहले भी उसने रुकी के सिलसिले में मुझे क्रास के पते से आगाह किया था, मगर क्यों? इसमें क्या मसलत थी और वो कौन थी और किस वजह से रुकी के खिलाफ मेरी मदद पर आमादा हो गई? उसकी मालूमात का दायरा भी खासा वसी था और जिससे मुझे पहली की मुलाकात में अंदाजा हो गया कि मैं उसको इसकी बात को मानने को तैयार नहीं हो सका कि वो महज मैलबा की मौत का इंतकाम लेने की खातिर अपनी जिंदगी को दाव पर लगा रही है। और फिर उसका असल मकसद क्या है जो वो बगैर किसी तनख्वाह के मेरे दफ्तर में मुलाजम होने का इसरार कर चुकी है। और मैं उसे मुश्तबा नजरों से देखने लगा। कालका की आवाज ने मेरे अंदर के जासूस को फिर चौकस कर दिया था और मैंने उसकी असलियत जानने की खातिर पूछा, क्या आपके पास अपना कोई कन्विंस या दफ्तर आने की खातिर आपको धुआं उड़ाने वाली बसों की जहमत बर्दाश्त करना पड़ती है? मैं यहाँ मुस्तकिल मुलाजमत के इरादे से नहीं आई हूँ, वो बड़ी संजीदगी से बोली। इस दुनिया का कुछ कर्ज है, अगर वो उतर जाए तो मैं आपकी मुलाजमत के बगैर कहे दस्तबरदार हो जाऊंगी। फर्ज की अदायगियों पैसे से होती है मोहतरमा, जबकि आप बगैर तनख्वाह के काम करने पर तैयार हो गई हैं। क्या मैं इसकी वजह दरियाफ्त कर सकता हूँ? जवाब में हुस्ना ने खामोशी इख्तियार कर ली और फिर उसने कागज उठाकर उस पर कुछ लिखा और उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। हुस्ना मेरे लिए लेडी मकलानस और कालका से ज्यादा पुरइसरार साबित हुई और ये बात भी यकीनन काबिले गौर थी कि उसे मेरी और मारू की बात का इल्म किस तरह हो गया। क्या वो भी हुस्ना की शक्ल में किसी तागूती कुव्वतों की मालक थी जिसने फिलहाल हुस्ना की शक्ल इख्तियार कर रखी थी और आज 9 बजे के बाद का वक्त आपके शिकार खेलने के लिए बहुत मौजू होगा। उसने उठते हुए संजीदगी से कहा और फिर तेजी से कदम उठाती हुई कमरे से बाहर निकल गई और मैंने इंटरकॉम उठाकर वारसी का नंबर प्रेस किया। यस सर, वारसी की आवाज फौरन ही सुनाई दी। मेरी नई सेक्रेटरी के बारे में आपकी क्या रिपोर्ट है? मेरे ख्याल में वो बेपनाह सलाहियतों की मालिक है। वारसी ने जवाब देने में किसी हचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। मुलाजमत के पहले ही दिन उसने ऑफिशियल मुलाकात में ऐसी कारकर्दगी का मुजाहरा किया जिससे ये जाहिर नहीं होता कि वो पहली बार किसी सर्विस में आई है और हो सकता है कि उसने जानबूझकर खुद को राह हैंड जाहिर करने की कोशिश की हो। आपके ख्याल में उसने ऐसा क्यों किया होगा? अपने काम का लूहा मनवाने की खातिर खास तौर पर अक्सर खिवातीन
मुलाजमत हासिल करते वक्त यही जाहिर करती हैं कि वो पहली बार मुलाजमत में ही दाखिल हो रही हैं, जबकि हकीकत उसके बरअक्स होती है। आई सी, क्या आपको इससे कोई शिकायत है सर? जी नहीं, मैं भी उसकी कारकर्दगी से खुश हूँ। और मैंने जुमले के इख्तिताम के बाद रिसीवर वापस रख दिया और फिर कुछ देर बाद तक ज़हनी जिम्नास्टिक करने के बाद मैंने मारूफ के नंबर डायल किए और दूसरी जनब से कॉल उसी ने रिसीव की। शहबाज बोल रहा हूँ और मुझे यकीन था कि तुम फुर्सत मिलते ही मुझे दोबारा कॉल करोगे, लेकिन क्या ये दरियाफ्त कर सकती हूँ कि इस वक्त तुम किस शख्सियत से मसरूफ़ गुफ्तगू थे कि मारूफ से बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। सराज एक इंस्पेक्टर के साथ मेरे सामने मौजूद था। मैंने तफसील बताते हुए कहा, उसका शुबा है कि फजल दाद का कत्ल मैंने किया है। इस शक की बुनियाद क्या थी? शायद उसके आदमी ने सुलेमान शाह के हट तक मेरा ताक़ुब किया होगा और उसने बाद में अपना बयान बदल कर यह भी कहा कि किसी ने उसे फोन पर मेरी नकलो हरकत और फजल दाद के कत्ल से आगाह किया था। सुलेमान शाह ऐसा नहीं कर सकता, मारूफ ने बड़े वसूख से कहा। हो सकता है, लेकिन बहरहाल सराज को दफ्तर से उठने के बाद मेरी 1 मिनट की मूवमेंट की इतला मिल चुकी है। परेशान मत हो, मारूफ ने बेपरवाही से जवाब दिया। तुम्हारी खातर मैं आईजी और डीआईजी की कुर्सी भी हिलवा सकती हूँ। सराज गरीब क्या बेचता है? नहीं, मैंने तेजी से कहा, प्लीज तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी। फिर तुम सराज को सिर्फ इतना बयान दे सकती हो कि कल दफ्तर से उठने के बाद रात तक तुम और मैं साथ रहे थे। काश ऐसा मुमकिन हो सकता। वो फोन पर ही बहकने लगी। लेकिन तुम फोन करके सराज से कुछ नहीं कहोगी। मैंने जल्दी से सूरत हाल के पेश नजर मशवरा दिया। अगर सराज तुमसे खुद मिले तो और बात है। ख्याल है तुम्हारा? उसके लहजे में गुरूर और तकब्बुर शामिल था। और सराज मेरे दरवाजे के बाहर तक आने की भी हिम्मत नहीं करेगा। हो सकता है, लेकिन मैंने उसे यही बयान दिया है कि कल मैं तुम्हारे साथ था। क्या मैं इसे भी अपनी खुशकिस्मती समझ सकती हूँ कि तुमने किसी न किसी बहाने अपनी मारूफ को इस्तेमाल तो किया और रिसीवर पर एक सर्द आंख के साथ कहा गया, और मैं नहीं बल्कि तुमने। मैंने बेहालत मजबूरी खुद को उसके रंग में ढालने की कोशिश की और सबसे पहले तुम्हारे आदमी ने मुझे जबरदस्ती गन पॉइंट पर अगवा किया था, याद है? तुम उसे मेरी जिद समझ लो। मारूफ की आवाज लड़खड़ाने लगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैदान तुम्हारे हक में बिल्कुल साफ है। सुलेमान शाह की वापसी 1 हफ्ते से पहले नहीं होगी, लेकिन हो सकता है उसने अपने मखसूस आदमी को तुम्हारी निगरानी पर मामूर कर रखा हो। मैंने बहाना बनाने की खातिर कहा। नहीं, वो बड़े पुर एतमाद लहजे में बोली, हम दोनों के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग शुरू से है कि एक दूसरे के प्राइवेट मामलात में दखल अंदाज नहीं होंगी और जो चाहे जब चाहे अपने मुंह का जायका बदल सकता है। किसी को किसी पर एतराज नहीं होगा। और फिर मेरे सिलसिले में इतना जज्बाती क्यों हो गया? मैंने हैरत से पूछा। फोटो स्टेट की वजह से, लेकिन मुझे अभी तक हैरत इसी बात पर है कि वो तस्वीरें दोबारा किस तरह तैयार की गई होंगी। हो सकता है कि ये भी सुलेमान शाह के किसी ऐसे आदमी की शरारत हो जिसे तुम पर काबिल एतमाद समझती हो। छोड़ो इन खुश्क बातों को। वो दोबारा बहकने लगी। अच्छा ये बताओ कि मुलाकात कब हो रही है? सुलेमान शाह की वापसी से बेशतर ही कोई वक्त निकालूंगा। और मैंने उसे टालने की खातिर कहा और फिर राब्ता मुंतके कर दिया। मेरा ज़हन एक बार फिर हुस्ना की गुत्थी सुलझाने में उलझ गया। फोन की घंटी कुछ देर के बाद दोबारा बजी और मैंने फौरन ही रसीद उठाने की कोशिश की और मेरा ख्याल था कि वो कॉल मारूफ की हो सकती है क्योंकि मैंने सिलसिला मुंतके कर दिया था। लेकिन चौथी घंटी के बाद मैंने सोचा कि वो कोई अहम कॉल भी हो सकती है और मेरा अंदाजा गलत साबित नहीं हुआ। दूसरी जानब से लेडी मक्लानो से मुझे मुखातब थी। कोई नई बात? मैंने तेजी से सवाल किया। हाँ, लेकिन वो खास बात हुस्ना से ताल्लुक नहीं रखती, इसलिए कि मैं पहले ही उसकी सिफारिश कर चुकी हूँ। इसके बावजूद मेरा ख्याल है कि वो मेरे लिए पुर इसरार बनती जा रही है। हो सकता है तुम्हारा ख्याल गलत ना हो, लेकिन मैं फिलहाल हुस्ना के बारे में। लेडी मक्लानस प्लीज, मैंने पहलू बदल कर कहा। अंधेरे में हाथ पांव मारते रहना बेहद खतरनाक भी हो सकता है। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं है मेरे बच्चे, तो मैं आइंदा तुमसे दूर रहने की कोशिश करूंगी। इस बार वो कदरे चिड़चिड़े अंदाज में बोली। जब दो फरीकीन के दरमियान इत्माद और यकीन का रिश्ता खत्म हो जाए तो गाड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। ऐसी सूरत में बेहतर होता है कि फरीम
इन्हाम और तफसीम के साथ एक दूसरे से ताल्लुकात खत्म कर दें। मेरा यह मकसद नहीं था कि मैं आप पर मैंने वजाहत करना चाही, लेकिन वह जुमला काट कर बोली, परेशान मत हो मेरे बच्चे, मैं बहर सूरत तुम्हारा ख्याल रखूंगी और मुझे यकीन है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें पांडे के सिलसिले में एक जरूरी इतला देना चाहती हूँ। पांडे, मेरे ज़हन में पांडे का नाम सुनकर एक छनाका सा हुआ। हालात की रफ्तार इस कदर तेज हो गई थी कि मुझे पांडे और निर्मल के सिलसिले में कोई ख्याल ही नहीं आया और नदीम ने भी इस जिक्र को दोहराने की कोशिश नहीं की थी। बोशिन ने एक लंबी रकम के मुतालबे के बाद नदीम के मशवरे पर पांडे और उसकी खूबसूरत बीवी निर्मल को एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया था और उनकी जगह नदीम के आदमियों ने डुप्लीकेट की शक्ल में संभाल ली थी। पांडे ने कहा था कि वह एक अहम तहरीर देगा जिसे उसकी मौत के बाद पुलिस के किसी आला अफीसर तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन उसकी नौबत भी अभी तक सामने नहीं आ सकी और अब लेडी मैकलर्न्स मुझे कोई खास इतला देना चाहती थी। मैंने पांडे का सुनकर गुजरी हुई बातों को सोचा और फिर बेचैनी से बोला, मुझे पांडे या निर्मल से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते से उनकी मदद से इनकार भी नहीं कर सकता। मुझे मालूम है, इंसान में अगर इंसानियत ही ना रहे तो उसकी और जानवरों के दरमियान तमाम फर्क मिट जाता है। वो दबी जुबान में बोली, और हमारे मुल्क में तुम्हारे देश के लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन नशा आवर अशिया की वजह से उन्होंने अपनी रेपुटेशन खुद खराब कर रखी है। लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर मैं भी मुस्तअसब होती तो शायद हम एक दूसरे के इतना करीब ना आते। पांडे के बारे में क्या इतला है? मैंने असल मकसद की तरफ आते हुए पूछा। तुम्हारे दोस्त ने उन दोनों को जहां मुंतकिल किया था वो जगह महफूज थी, लेडी मैकलर्न्स बड़ी संजीदगी से कहना शुरू किया। उस रिहायश गाह के अतराफ कोई ऐसा सर्कल है जिसके अंदर तुम्हारी कालका रानी की पहुंच नामुमकिन है, और मैंने बहरहाल ऐसी कोई कोशिश नहीं की, शायद इसलिए कि मैं पूरी तरह मुतमईन थी। बोशिन कालका की हिमायत होने के बावजूद पांडे और उसकी बीवी को तलाश नहीं कर सकेगा। बुरा ना माना मेरे बच्चे, लेकिन ये हकीकत है कि अगर किसी इंसान को गैर मुतवक्का तौर पर कोई बड़ी रकम मिल जाए तो वो ईमान की रोशनी को छोड़कर अंधेरों में भटक जाता है। दौलत की चमक दमक ने बड़े बड़े असूल पंदों के ईमान को भी मुतजलजल कर दिया है। दरअसल ये भी ऊपर वाले की एक आजमाइश होती है। जिनके कदम डगमगा जाएं वो खुद को खुदा के अजीब अजाब से नहीं बचा सकते। उनका हशर हमेशा खराब और बदतरीन होता है, और पांडे भी महफूज मकाम पर होने के बावजूद दुश्मनों की निगाहों में आ चुका है। क्या मतलब? मैं चौंक उठा। तुम्हारे दोस्त ने जिन लोगों पर भरोसा करके बंगरे की निगरानी पर मामूर किया था, उनमें से एक के दिल में लालच आ गई और फिर उसने बोशिन से बजरिया फोन राब्ता कायम किया और मुंह मांगी रकम हासिल कर लेने के बाद उस बंगले की निशानदही कर दी। लेडी मैकलर्न्स अब अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोली, बोशन जोसेफ ने अपने शिकारी कुत्तों का जाल फैला दिया और कालका भी शरीके कार है, लेकिन अभी तक कोई उस सर्कल के अंदर दाखिल होने में कामयाब नहीं हो सका। क्या अब उस दायरे को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे? मैंने होंठ चबाते हुए दराफत किया। लेडी मैकलर्न्स की इतला मेरे लिए किसी खौफनाक धमाके से ज्यादा अहम साबित हुई। मैं यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कालका की स्याह कुव्वतों ने अपना पूरा जोर लगा रखा है और वो अपने से बड़ी कुव्वतों के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश कर रही है। बोशिन के आदमी बड़े चौकस और मोहतात हैं और हो सकता है कि वो अपनी कोशिशों में कामयाब ना हो सकें, लेकिन नतीजा उसके बरअक्स भी हो सकता है। अलबत्ता एक बात मैं बड़े यकीन से बता सकती हूँ कि बोशिन ने पांडे और उसकी बीवी को मौत के घाट उतारने को अपनी आना का मसला बना रखा है, और उसका जाती ख्याल है कि पांडे और निर्मल की मौत से तुमको और तुम्हारे दोस्त को एक शदीद ज़हनी झटका पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। इस ख्याली फतह ने उसे इत्मीनान बख्श रखी है। क्या बोशिन जोसेफ को इल्म है कि कालका उसकी पुष्ट बनाही कर रही है? नहीं, जो तागूती और पुर इसरार कुव्वतें होती हैं वो खुद को एक पर जाहिर नहीं कर सकती। क्या आप इस शख्स के नाम से वाकिफ हैं जिसने नदीम के एतमाद को धोखा दिया? मैंने मुहज्जब लहजे में पूछा। मैं उसका नाम जाहिर ना करती, लेकिन मेरे इल्म ने मुझे बताया है कि उसके दिन अब गिने चुने रह गए हैं, इसलिए मैं उसका नाम बताने से गुरेज नहीं करूंगी। उसका नाम शाहदाद है, लेकिन वो शाहदौर के नाम से ज्यादा पहचाना जाता है।
लेडी मैकलानस ने जोर देते हुए अपने जवाब को तूल दिया। और एक बात का खास ख्याल रखना कि तुम या तुम्हारा दोस्त फिलहाल उस बंगले के करीब जाने की हिमाकत ना करना, इसलिए कि बोशे ने अपने आदमियों को बड़ी सख्ती से हदायत दे रखी है कि जो आदमी भी बंगले में दाखिल होने की कोशिश करे या शायद जोर से मिलने आए, उसे अगर जिंदा नहीं तो लाश की सूरत में बोशन तक पहुंचा दिया जाए। उस बंगले की निगरानी करने वाले अफराद की तादाद भी ज्यादा है। बज़ाहिर वो बेज़र नजर आएंगे, लेकिन उनमें से हर एक इंतहाई जदीद और खतरनाक असला से पूरी तरह लैस है। कि आप मुझे पांडे और निर्मल के बंगले का पता दे सकती हैं? मैंने कागज कलम संभालते हुए पूछा। मुझे मालूम है कि तुम अपने दोस्त पर सबकत ले जाने की कोशिश करोगे, लेडी मैकलानस ने जवाब दिया, और फिर मुझे रिहायशगाह का पता नोट करा दिया। थैंक्स लेडी मैकलानस, मैंने पता नोट करने के बाद कहा, और फिर हुस्ना के जिक्र को दोबारा छेड़ना चाहा, लेकिन उसने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और राब्ता खत्म कर दिया। और मेरे लिए अब रुकी के साथ शायद और भी बहुत अहम हो चुका था, और लेडी मैकलानस का अंदाजा गलत नहीं, और मैं शायद जोर को नदीम के इल्म में लाए बगैर काबू करना चाहता था, और फिर उसे नदीम के सामने ही कैफरे करदार तक पहुंचाने का ख्वाहिशमंद था। लेकिन हालात के पेश नज़र मैंने पहले रुकी का इंतखाब किया और उसी रात अपने चेहरे में तब्दीली करके मिसेस फर्गूसन के बंगले की तरफ रवाना हो गया, और करीम भी मेरे हमरा था। उसने भी बतौर खास ऐसा ही मेकअप किया था कि कोई शनासा भी हमें आसानी से शनाख्त नहीं कर सकता था, और गाड़ी के सिलसिले में भी एहतियात से काम लिया और अपने एक वाकफ कार की गाड़ी इस्तेमाल की। मेरे अलावा करीम भी पूरी तरह मसला था, और मेरा ख्याल था कि इन सारी तब्दीलियों की वजह करीम मुझसे जरूर दरियाफत करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो बड़ी खामोशी से गाड़ी चलाता रहा, रास्तों की रहनुमाई थोड़े थोड़े वक्फे से करता रहा, जिसके जवाब में करीम महज गर्दन को असबात में जुम्बश देकर अमल कर रहा था। करीम, मैंने कुछ देर बाद उसे मुखातब किया, क्या तुम्हें मालूम है कि हम इस वक्त किस महम को सर करने के लिए जा रहे हैं? हुलिया तब्दील कर लेने के बाद ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है सर कि काम की नोयत अहम ही होगी। मैं कुछ और दरियाफत करना चाह रहा था। मैंने उसके जवाब से कदरे खजल होते हुए जल्दी से कहा, क्या तुमने अपने मेकअप वाली बात किसी और को तो नहीं बताई? जी नहीं, वो बेहद संजीदगी से बोला। आप मुझ पर हमेशा एतमाद कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। वो क्या? अगर आप खतरात के वक्त मुझे सामने रखने का मौका दें तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। इसका जवाब मैं कबल अज वक्त नहीं दे सकता। वैसे हो सकता है कि इस बार तुम्हें भी मुकाबले की सूरत दरपेश आ जाए। मैं अगर आपके काम आया तो आपकी मेहरबानी होगी। वो बेदस्तूर संजीदा था, और फिर जब उसने मेरी हदायत पर गाड़ी बाएं जाने मोड़कर सिविल लाइन का रुख तैयार किया तो चौंक कर पूछा, सर क्या हम इस वक्त मिस फर्गूसन के बंगले की तरफ तो नहीं जा रहे? तुम्हें यह ख्याल कैसे आ गया? मैंने उसे टटोलने की खातिर सपाट लहजा अख्तियार किया। उसे कौन नहीं जानता? शहर के तमाम आला और जात शरीफ किस्म के लोग अपनी तसल्ली का खातर खवा सामान उसकी मंडी से हासिल करते हैं, और यह सारा माल बहुत आला मेयारी और एक नंबर का होता है। गाहक की दिलचस्पी का अंदाजा लगाने के बाद वो ताज़ा और फ्रेश माल भी सप्लाई करती है, अलबत्ता उसके लिए दाम जरूरत से कुछ ज्यादा ही होते हैं। और करीम ने इस्तहज़ाइया अंदाज में कहा, बड़ी ऊंची शह है सर। ब्यूटी पार्लर पहले उसने अपनी जरूरत की खातर खोला था, और अब वो उसे रिकंडीशनिंग फैक्ट्री के तहत इस्तेमाल हो रहा है, जहां मिस फर्गूसन बड़ी महारत से पुरानी गाड़ियों को भी ठीक करके इन अफराद के हाथों फरोख्त कर देती है जो इस मैदान में नए नए फंसते हैं। वो शरीफ लोगों की पहचान में भी बड़ी तजर्बेकार है, और किसी ऐसी कसौटी की तरह जिस पर असल और नकल की परख हो सकती है। मेरा ख्याल है कि तुमने रिकंडीशन फैक्ट्री का इस्तेमाल गलत किया है, और मेरी इतला के मुताबिक वो रेंट एक कार की बिजनेस में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। मैंने दबी जुबान में जवाब दिया। आपका ख्याल ज्यादा सही है, करीम मुस्कुराकर बोला। वैसे मिसेस फर्गूसन को एक माहिर ब्यूटिशियन की वजह से अपने ब्यूटी का गम भुलाने की खातर अक्सर बेशतर खुद भी अपने चेहरे में ऐसी तब्दीलियां कर लेती है जो उसकी असली उम्र में 10-15 साल की कमी पैदा कर देती हैं। गोया तुम उसे बहुत करीब से जानते हो, मैंने मैनीखेज लहजे में कहा। कि अब वाकई इस वक्त उसी के बंगले पर चल रहे हैं? हाँ, मैंने संजीदगी इख्तियार कर ली, और मुझे भी एक अहम दाने की तलाश है, और मेरी इतला के मुताबिक वो दाना मिसेस फर्गूसन के बंगले में ही मिल सकता है। रुकी,
करीम ने बरजस्ता जवाब दिया और फिर बोला, और मुझे अपनी हमाकत और जहानत दोनों पर गुस्सा आया। मुझे पहले मिसेस फर्गूसन का ख्याल क्यों नहीं आया? दरअसल मिसेस फर्गूसन रुकी से टूट कर प्यार करती है और उसके इवज वो रुकी को तमाम सहूलतें बहम पहुंचाती है। आपका मुखबर सच्चा है सर। अगर रुकी उसके बंगले पर ना हुआ तो मिसेस फर्गूसन बहरहाल उसके ठिकाने से जरूर वाकिफ होगी। हो सकता है कि हमें उसकी जुबान खुलवाने की खातिर उसकी डंडा डोली भी करना पड़े। लेकिन करीम ने चौंक कर कहा, जो हीरों की तजारत करते हैं वो अपनी रखवाली की तरफ से कभी बेपरवाह नहीं होते, और मेरा मतलब है कि हम दो उसके बंगले के कोनों खुदरों को आसानी से खंगाल सकेंगे। हाँ, मैंने यही फैसला किया है, मैंने बेहद संजीदगी से जवाब दिया। तो करीम ने कोई दूसरा सवाल करने की बजाय बड़ी सआदतमंदी से दरख्वास्त की, मैं यही चाहूंगा सर कि आप इस मामले में खुद पीछे रहें और मुझे आगे आगे रहने का मौका दें। इसका फैसला भी वक्त ही कर सकता है, मैंने सरसरी सा जवाब दिया और फिर कुछ सोचकर बोला, एक बात याद रखना कि रुकी मुझे जिंदा दरकार होगा। मैं समझ रहा हूँ सर। बास ने भी राजू और अपने दूसरे खास आदमियों को यही हदायत जारी की है कि रुकी को हर हाल में जिंदा गिरफ्तार किया जाए। फिर हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई। 15 मिनट बाद करीम ने हम गाड़ी एक साइड लाइन में इस तरह पार्क कर दी कि मेन शाहराहों से गुजरने वाली कोई गाड़ी उसे नहीं देख सकती थी। मिसेस फर्गूसन की रिहायशगाह उस मकान से 1.5-2 फरलांग दूर ही थी और हम वो रास्ता पैदल तय करने लगे। और उसी वक्त सड़क पर शादो नादर ही कोई कार अपनी मंजिल की सिबत तेजी से फराटे भरती नजर आई। सिविल लाइंस का बेशतर इलाका निहायत खूबसूरत और काबिल दीद रिहायश गांव पर मुश्तमिल था, और हम जिस वक्त बंगले से 10-15 गज दूर रह गए तो करीम ने सरगोशी की, सर आपकी पुश्त की जानब से अंदर दाखिल हों और मैं सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होकर हालात का जायजा लेता हूं। अगर बंगले में चौकीदार या खास मुहाफिज किस्म की चीज मौजूद हुई तो मेरी तरफ मतवज्जा हो जाएगी और आप उनकी गफलत से फायदा उठाकर अकबी रास्ते से उस मुअज़्ज़ज़ खातून की ख्वाबगाह तक पहुंचने में आसानी से कामयाब हो सकते हैं। और मैंने भी जाती तौर पर यही प्लानिंग की थी, उसमें मेरी खुदगर्जी भी शामिल थी, जिसकी वजह से रुकी से सिवा कुछ और नहीं थी। चुनाचा मामूली इनकार के बाद मैंने करीम की दरख्वास्त मंजूर कर ली और फिर सीधे हाथ की बाईं लाइन में दाखिल हो गया। मिसेस फर्गूसन की रिहायशगाह के पुष्ट पर पहुंचने में मुझे बेमुश्किल 5 मिनट लगे और बंगले के अकबी हिस्से में बाहर हर तरफ सन्नाटा ही तारी था। महज एक नीले रंग का 0 वाट का डाई बल्ब अंधेरों से चीरा दस्ती की कोशिश में मसरूफ नजर आया और मैंने 1 मिनट के अंदर से किसी आहट या सुन गुल लेने की खातिर इंतजार किया और फिर 4 दीवारी जो 5 फुट से कम नहीं थी उस पर मैंने हाथ जमाए और जोर लगाकर हवा में जिस्म को लहराता हुआ अंदर कूद गया। अंदर कूदने के बाद मैंने पहले अपना खामोश पिस्तौल निकालकर उसका सेफ्टी केंच खोला और उसके बाद इधर उधर का जायजा लेने के बाद इमारत के अकबी दरवाजे पर पहुंच गया, जो मेरे ख्याल के मुताबिक मुलाजमों और इसी किस्म के दूसरे अफराद के इस्तेमाल के लिए था। दरवाजा के अंदर से जानब ताला मौजूद था, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती ही थी कि वो लाक नहीं था और मैंने निहायत आहिस्तगी से उसे खरोल का खोला और फिर चटकनी को एक जानब खिसकाकर अंदर दाखिल हुआ और फिर ताले को पहले जैसी पोजीशन में कर दिया। और हुस्ना की इतला गलत नहीं थी। अभी बोशन के आदमियों को इस बात की इतला नहीं थी कि रुकी ब्यूटी पार्लर से मिसेस फर्गूसन की रिहायशगाह पर मुंतकिल कर दिया गया था और दूसरी सूरत में बोशन के आदमी मुझे इतनी आसानी से अंदर दाखिल होने की इजाजत कभी ना देते। बहरहाल मैंने मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरता हुआ एक ऐसे कमरे तक पहुंच गया जिसके अंदर से रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी और मैं उस दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि दरवाजा खुला और मैं सांस रोककर बड़ी फुर्ती से दीवार से चिपक गया। बाहर जो शख्स नमूदार हुआ वो ना सिर्फ खासे घट्टे खट्टे जिस्म का मालिक था बल्कि उसके सीधे हाथ में एक सब मशीन गन भी मौजूद थी और बाहर निकलकर उसने दरवाजा भेड़ा और सदर दरवाजे की सिमत जाने लगा और मेरे ख्याल में वो सदर दरवाजे का मुहाफिज रहा होगा और इस वक्त किसी रोशन कमरे से बरामद होने की वजह सिर्फ यही हो सकती थी कि वो करीम पर काबू पाने में कामयाब हो चुका था और उसे मालकान से किसी एक के हवाले करने के बाद दोबारा अपनी ड्यूटी संभालने जा रहा था और मैं दीवार के साथ चिपका पंजों के बल चलता हुआ आगे बढ़ने लगा।
मसला शख्स इस वक्त दरवाजे तक जाने की खातर बड़े हाल तक पहुंच गया और फिर शायद वह मेरे कदमों की आहट पाकर या किसी खतरे की बू महसूस करके पलटने के इरादे से रुका था और मैं झपट कर उसके करीब गया और मेरा सीधा हाथ बड़ी बरक रफ्तारी से फिजा में बुलंद हुआ और फिर ऑटोमेटिक के दस्ते की ज़रब इतनी शदीद थी कि सब मशीन गन उसके हाथ से छूट गई और वो लहराता हुआ फर्श पर ढेर हो गया और मैंने जल्दी से उसकी सब मशीन गन पर कब्जा किया और फिर बड़ी सूरत से उसकी टांग घसीटता हुआ उन सीढ़ियों के नीचे ले गया जहां से वो फौरी तौर पर किसी आने वाले को नजर नहीं आ सकता था। और ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि खुद मुझे भी हैरत ही हुई, लेकिन शायद किस्मत मेरा साथ दे रही थी और मैं दोबारा पलटकर उस कमरे के करीब गया जहां से चौकीदार बरामद हुआ था और मैंने दरवाजा फौरी तौर पर खोलने की हिम्मत नहीं की होल के रास्ते अंदर देखा तो मेरा खून मनबंद होने लगा। करीम मेरे सामने मौजूद था, उसकी पुश्त दरवाजे की जानब थी और दूसरा शख्स जो उसके सामने अपनी ऑटोमेटिक हाथ में लिए बड़े मोहतात अंदाज में खड़ा करीम को सफाक नजरों से घूर रहा था। वो रुकी के सिवा कोई और नहीं था और मैंने उसे मामूली मेकअप में होने के बावजूद शिनाख्त कर लिया, इसलिए कि मैं उसे एक बार पहले भी देख चुका था और रुकी के जिस्म पर एक निकर के सिवा कोई लिबास नहीं था। उसके जिल्द की खूबसूरत रंगत, चेहरे की हसीन साखत और नशीली आंखों के अलावा कद्दो कामत भी खासी पुरकशिश थी और जिनसी मुखालफत के लिए वो अपने अंदर बेपनाह कशिश रखता था। लेकिन इस वक्त वो जिन नजरों से करीम को घूर रहा था, मैं किसी पेशा वराना कातिल की तमाम तर जालमाना खसूसियात। कमरे में रुकी के करीब ही कोई औरत भी मौजूद थी। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जो हिस्सा भी नजर आया उस पर हैजान किस्म का बारीक स्लीपिंग गाउन मौजूद था। क्या तुम मुझे ये बताना पसंद करोगे कि मेरे पुराने वाकिफकार मिस्टर करीम कि इस वक्त मेकअप करके तुम्हें यहाँ तक आने की जहमत किस लिए गवारा करना पड़ी? क्या तुम किसी खास पार्टी के लिए काम कर रहे हो? तुम्हारा अंदाजा गलत है रुकी, करीम ने बेपरवाही से जवाब दिया और फिर सर्द लहजे में बोला, मैं मिसेस फर्गूसन से एक पुराना हिसाब करने की गर्ज से यहाँ आया हूँ और तकरीबन 1 साल पुरानी बात है जब मुझे उसकी स्टॉक एक पीस पसंद आ गया था और मैं एडवांस के तौर पर इसे 10,000 पेशगी दे चुका हूँ। लेकिन जब मैं पूरी रकम लेकर माल उठाने के इरादे से पहुंचा तो इसने अपनी कमीनगी और बददियांती का सबूत देते हुए मुझे शिनाख्त करने से भी इनकार कर दिया। मेरी जगह अगर तुम होते डियर रुकी तो तुम्हारा रद्द अमल क्या होता? करीम ने सपाट लहजे में कहा, यह बकवास कर रहा है। दूसरी औरत जो मिसेस फर्गूसन के सिवा कोई और नहीं हो सकती थी, करख्त लहजे में बोली, और मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। 10,000 की पेशगी रकम खासी बड़ी होती है, जबकि मेरी मालूमात के मुताबिक तुम हरामज़दगी के मामलात में लंगोट खोल चुके हो। रुकी ने मिसेस फर्गूसन की बात का जवाब दिए बगैर करीम को घूरते हुए सर्द आवाज में कहा, और मेरी आखिरी इतला के मुताबिक तुमने शायद एक मकामी नाइट क्लब के मालिक मिस्टर नदीम के यहाँ मुलाजमत इख्तियार कर ली। रुकी ने अल्फाज चबाते हुए पूछा, मैं इस इतला की तरदीद नहीं करूंगा, करीम ने खौफजदा हुए बगैर कहा। अगर तुम मिस्टर नदीम की मुलाजमत का इकरार कर रहे हो तो फिर ये भी जरूर जानते होगे कि नदीम और शहबाज खान के दरमियान दोस्ती का क्या रिश्ता है। हाँ, मुझे उसका इल्म है, करीम ने संजीदगी से जवाब दिया। ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक तुम आजकल शहबाज खान की पर्सनल कार चलाने की ड्यूटी सर अंजाम देते हो, और ये भी सच है। 2 और 2 कितने होते हैं करीम? 4। गुड, तुम्हारा हिसाब भी ठीक ठाक ही है। करीम का जवाब सुनकर रुकी का लहजा फिर सफाक हो गया। वो किसी जहरीले सांप की तरह इंतहाई खतरनाक अंदाज में फुंकारता हुआ बोला, तुम्हारे दोनों मालकान, मेरा मतलब है नदीम और शहबाज खान, आजकल मेरी तलाश में शहर के कूड़ेदानों को भी नहीं छोड़ रहे। क्या ये मुमकिन नहीं कि तुमने दोबारा बदमाशी इख्तियार कर ली हो और अब मुझे जिंदा गिरफ्तार करने का ख्वाब देखने की खातिर यहाँ तक आ पहुंचे हो? बाय द वे, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम रुकी पर काबू पा सकोगे, जबकि तुम खुद इस वक्त मेरे ही रहमो करम पर हो? करीम ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो मेरे बारे में सोच रहा था और मैंने ऑटोमेटिक के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत है कि तुम यहाँ मिसेस फर्गूसन का नहीं बल्कि मेरा शिकार खेलने की गर्ज से आए थे, रुकी ने जहर खान से कहा, और तुम शायद भूल गए
कि किसी आदमखोर शेर की तलाश या उसके शिकार में एक लम्हे की भूल भी शिकारी को शेर का शिकार बना देती है, जो अपना पेट भरने के बाद शिकारी की उधड़ी हुई लाश को दूसरे जानवरों के लिए छोड़ देता है और जंगल का बादशाह मरने के बाद भी बादशाह ही कहलाता है। बड़े बड़े शिकारी भी हर जाविये से अपना इत्मीनान किए बगैर उसके करीब जाने का खतरा मोल नहीं लेते, और तुम रुकी को शिकार करने की खातिर ये छोटा सा खिलौना लेकर आ गए। मोहब्बत और जंग में हर हरबे का इस्तेमाल जायज है, करीम ने थोड़े तकफ के बाद कहा। वो रुकी के रहमो करम पर था, लेकिन उसके बावजूद उसने किसी बुज़दिली का मुजाहरा नहीं किया। अच्छा है, तुमने मेरी एक और मुश्किल आसान कर दी। रुकी किसी खौनख्वार दरिंदे की तरह गुर्राया। अब तुम इस बात का भी फैसला कर लो कि तुम किस हरबे के इस्तेमाल से अपनी मौत कबूल करोगे। रुकी, मिसेस फर्गूसन की आवाज उभरी। हो सकता है कि इसके बास्टर्ड के साथ और साथी भी हों। नहीं, रुकी के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। मैं जानता हूं कि यह तनहा 10-12 आदमियों पर भारी है, अलबत्ता शेर पर सवा शेर वाली मसल भूल गया, वरना जानबूझकर शेर की खिचार में घुसने की हमाकत कौन करता है। असले के बलबूते पर कोई बच्चा भी अपनी मर्दानगी का दावा कर सकता है। करीम ने नफसियाती हरबा इस्तेमाल किया। गुड, रुकी ने खुशी का इजहार किया, और मैं खुद भी शोर करने वाले खिलौने इस्तेमाल करने का आदी नहीं हूँ। 1 या 2 गोली कभी इंतकाम की आग की शिद्दत को कम नहीं कर सकती। अलबत्ता छुरियों का इस्तेमाल बड़ा खातर ख्वाह होता है। एक तड़प कर अपनी जिंदगी की भीख मांगता है, और दूसरा खून के उबलने वाले से फवारे इसकी तस्कीन का बायस बनते हैं, और हर वार पर नीचे गिरे हुए शिकार के हलक से एक चीख बुलंद होती है, और उसको ज़हर करने वाला उसकी छाती पर चढ़कर कहका लगाता रहता है। मरने वाले की आंखों के सहमी सहमी पलकों की जुम्बश मारने वाले पर एक नशा सा तारी कर देती है। वो फातहाना अंदाज में नारा लगाकर दूसरा वार करता है, और घप की आवाज के साथ ही मरने वालों की आंखें इस तरह उभरने लगती हैं जैसे अपना हल्का तोड़कर फरार होने की कोशिश कर रही हों। इस खेल में जो मजा है वो किसी और में नहीं। इसमें एक कहका बुलंद करके दूसरे को अपनी बर्तरी का एहसास दिलाता है, और दूसरा वो सिसक सिसक कर जमीन पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर जिंदगी की फरियाद करता है। क्यों प्यारे, क्या तुम रुकी के साथ चाकू से मौत का खेल खेलने की कोशिश करोगे? मैं तैयार हूं, लेकिन इससे पहले मैं मिसेस फर्गूसन को। नहीं, रुकी चीखा, तुम रुकी की मौजूदगी में उसकी किसी दाश्ता को इस्तेमाल नहीं कर सकते। रुकी माई डार्लिंग प्लीज, मिसेस फर्गूसन ने तेजी से कहा, इसे जितनी जल्दी पास सील हो खत्म कर दो। मैं इसके गंदे खून से अपना फर्श गंदा नहीं देखना चाहती, और ख़ास तौर पर यह कालीन जिसको मैंने ख़ास तौर पर अपनी ख्वाब गाह के लिए डिज़ाइन करके बनवाया था। क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानोगे? प्लीज़ रुकी, प्लीज़। अगर तुम इसकी कोठी की मालिक हो तो फिर मैं तुम्हें इसका शिकार करने का मौका ज़रूर दूंगा। रुकी मैंने खेद अंदाज में मुस्कुराया, और फिर उसने करीम का आछी असला मिसेस फर्गूसन की सिमत उछाल दिया। अब मिसेस फर्गूसन भी की होल के दायरे की रेंज में आ गई थी, और वो अधेड़ उम्र होने के बावजूद खासी जानदार नजर आई। ड्रेसिंग गाउन उसके जिस्म पर ना होने के बराबर था। शायद करीम के आने के बाद ही उसने जल्दबाजी में अपना सत्तर पोशी की थी। बोलो मैन, उसने करीम को हकारत से घूरते हुए कहा, तुम इस छत के नीचे किस मकसद से आया था? तुम्हारी असलियत का लेट शो देखने के इरादे से, लेकिन तुम्हारे नामकूल चौकीदार ने रंग में भंग डाल दिया। करीम ने बेपरवाही से कहा, बहरहाल तुमने संसर की जिद से बचने की खातिर जो लिबास इस्तेमाल किया है वो मिंबरान के लिए यकीनन काबिल एतराज है, लेकिन मैंने पूरी ना सही आधी फिल्म जरूर देख ली। वैसे क्या तुम्हें यकीन करोगी कि अगर मादाम बावर्दी का किरदार अदा करने की खातिर तुम्हें जवानी में मुंतखब किया जाता तो शायद उसकी शोहरत 2 चांद हो जाती। करीम, रुकी ने तकिए के नीचे से अपना तकरीबन 1 फुट लंबा खंजर निकालते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? क्या तुम अपनी औकात से बढ़कर बात नहीं कर रहे? तुम जानते हो रुकी कि हम दोनों जिस किस्म के जात शरीफ से हैं, वहाँ फांसी का फंदा भी खुद अपने हाथों से अपने गले में डालते हैं। करीम ने खौफजदा हुए बगैर कहा, चलो अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही इस बात का फैसला कर दिया कि मैं औकात से बढ़कर बातें कर रहा हूँ, लेकिन अपने बारे में तुम क्या तबसरा पेश करोगे?
क्या इस चिचोड़ी हुई हड्डी के साथ रंग रलियां मनाना तुम्हें जेब देता है? मैंने तो सुना था कि तुम आजकल सिर्फ ताजा माल खाने के आदी हो, मगर तुम्हें बासी कड़ी में मुंह मारता देखकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। रुकी, मिसेस फर्गूसन ने हज़ियानी अंदाज में कांपते हुए कहा, चौकीदार को बुलाओ, इससे कहो कि इस बास्टर्ड को करीबी पार्क में ले जाकर गोली मार दे और फिर किसी झाड़ी में स्पीकिंग दे। क्यों? करीम ने इस बार मिसेस फर्गूसन को मुखातब किया। क्या तुम रुकी के करीब खू को खुद नहीं मार सकती? नो, वो चीखी, यू आर ए डर्टी डॉग, और मैं कुत्ता लोगों को मारना पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हारी तहजीब में तो कुत्तों को खास अहमियत दी जाती है। तुम क्यों एलर्जिक हो? बहुत हो चुका करीम, रुकी ने खंजर उल्टा पकड़कर उसे हाथ में तोलते हुए कहा। अब तुम मिसेस फर्गूसन की शान में गुस्ताखी नहीं करोगे। तुम कहते हो तो मैं इस बूढ़ी बंदरिया के सिलसिले में तुम्हारे हक से दस्तबरदार हो जाता हूँ, करीम ने कहा और फिर संजीदगी से बोला, क्या तुम्हें इस बात की खबर मिल चुकी है कि तुम्हारी सबसे चहेती मिस मेल्बा को गोली मारकर हलाक किया जा चुका है? नहीं, रुकी ने चौंकते हुए कहा, ऐसा नामुमकिन है। मेल्बा को मारना रुकी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तुम कहीं वक्त हासिल करने के लिए दुरोग से काम तो नहीं ले रहे? मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो अपनी इस मादाम बावरी से पूछ लो, ये भी दरियाफ्त कर लो कि इसे किसके इशारे पर मारा गया है। और रुकी ने निगाहों का जाविया बदलकर मिसेस फर्गूसन की तरफ देखा और फिर सर्द लहजे में बोला, क्या यह सच है कि? नो, मिसेस फर्गूसन ने रुकी के चेहरे की बदलती रंगत को देखकर जल्दी से कहा, ये बास्टर्ड तुम्हें डांच दे रहा है। मुझे बस उसी लम्हे की तलाश थी, और जब मिसेस फर्गूसन और रुकी की तवज्जो दरवाजे की जानब से हट जाए, शायद करीब ने बड़ी खूबसूरती से मुझे वो मौका फराहम कर दिया और मैंने उसी लम्हे को जाया करना मुनासिब नहीं समझा। एक खास से दरवाजे को खोला और फिर बरक रफ्तारी से अंदर दाखिल हो गया। रुकी और मिसेस फर्गूसन दोनों ही चौंके थे, लेकिन उन्हें देर हो चुकी थी और मैंने मिसेस फर्गूसन की कलाई का निशाना लेकर लबलबी दबा दी और मेरा निशाना सच्चा साबित हुआ। मिसेस फर्गूसन के हाथ से खून बहने लगा और करीम का ऑटोमेटिक उसके हाथ से निकलकर मेरे कदमों की तरफ आ गया और रुकी ने हालात की संगीनी महसूस की और उसका खंजर वाला हाथ बरक रफ्तारी से फिजा में बुलंद हुआ। मैं चाहता तो उसे एक गोली और खर्च करके रुकी को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला सकता था, लेकिन वो जिंदा रहने की सूरत में हमारे लिए ज्यादा कार आमद हो सकता था। मैं अभी कोई फैसला नहीं कर पाया था कि रुकी वार कर बैठा, लेकिन करीम लपक कर सामने आ गया और हवा में तैरता हुआ खंजर करीम के सीधे शाने में दस्ते तक उतर गया। अगर वह सामने ना आता तो मेरी मौत यकीनी थी। इस बार मैंने वक्त जाया करने की हिमाकत नहीं की। रुकी ने सूरत हाल से फायदा उठाकर दूसरे दरवाजे की जानब छलांग लगाई, लेकिन मेरे ऑटोमेटिक से निकली हुई गोली उसकी बाईं पिंडली को उधेड़ चुकी थी। रुकी लड़खड़ाकर फर्श पर गिरा और उसने दोबारा उठने की कोशिश की, लेकिन करीम ने जख्मी होने के बावजूद झपट कर एक भरपूर ठोकर कंपनी पर लगाई तो रुकी बेहोश होकर फर्श पर ढेर हो गया और मैं हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर रुकी के सीने का निशाना लिए खड़ा था। और फिर मैंने देखा कि करीम ने बड़ी बेजिगरी से उल्टा हाथ से खंजर का दस्ता थाम कर उसे खींच लिया और इसके साथ ही भल भल करता हुआ खून भी उबल पड़ा। और फिर करीम ने किसी माहिर सर्जन की तरह जेब से रुमाल निकाल कर पहले खंजर के दस्ते को साफ किया और फिर उसी रुमाल को उसने बहते हुए खून की जगह रख दिया। तुमने दरमियान में आने की हिमाकत क्यों की थी? मैं रुकी को। नो सर, करीम ने तेजी से कहा, बास के अलावा आपने भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया था कि रुकी जिंदा गिरफ्तार किया जाए। पहले मैं एक दरख्वास्त करूंगा, मेरा ऑटोमेटिक मुझे अनायत कर दें ताकि आपके दोनों हाथ खाली हो जाएं। और मैंने ऑटोमेटिक उसके हवाले कर दिया, लेकिन इस वक्त मुझे एहसास नहीं हो सका कि करीम का अगला मंसूबा क्या था। ऑटोमेटिक हाथ में आते ही उसने पलटकर मिसेस फर्गूसन की तरफ देखा जो खौफ से खड़ी थर थर कांप रही थी और करीम का इरादा अब मेरे अलावा मिसेस फर्गूसन ने भी भांप लिया। नो प्लीज, वो गड़गड़ाने लगी, डोंट किल मी फॉर गॉड सेक। मैंने करीम को रोकना चाहा, लेकिन उसके ऑटोमेटिक से दो शोले लपक चुके थे और मिसेस फर्गूसन फर्श पर गिरकर किसी जख्मी परिंदे की तरह एक लम्हे को फड़फड़ाई और फिर उसका जिस्म साकत हो गया। उसकी आंखें अभी तक फटी फटी नजर आई। खेल खत्म हो चुका था, चुनाचा मैंने झुककर
एक ही झटके में रुकी के बेहोश वजूद को किसी बोरी की तरह उठाकर कंधे पर डाल लिया और अकबी रास्ते से वापसी के वक्त भी हमें मैदान साफ ही मिला और गाड़ी में बैठने के बाद मैंने उसे स्टार्ट किया और फिर नदीम के कैसीनो की तरफ फराटे भरने लगा। करीम ने रुकी के बेहोश होने के बाद भी पिछली नशस्त पर बैठने को तरजीह दी और उसने रुमाल को भी अभी तक उस मकाम पर पूरी शिद्दत से दबा रखा था जहां करीम का फेंका हुआ खंजर लगा था। कसीनो में दाखिल होने के बाद मैंने नदीम के मखसूस पार्किंग का इंतखाब किया, लेकिन मुझे ये देखकर हैरत हुई कि राजू और नदीम वहां पहले से मौजूद थे। कबल इसके कि मैं गाड़ी बंद करके नीचे उतरता, नदीम ने राजू को इशारा किया और जिसने तेजी से पिछला दरवाजा खोलकर रुकी के बेहोश वजूद को बाहर की जानब खींच लिया और फिर वो पल भर में उसे लेकर अकबी रास्ते से कैसीनो की इमारत में दाखिल हुआ और नदीम ने गाड़ी के करीब आकर करीम की हालत को देखा तो अजीब अंदाज में मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे दोस्त को बचाने के खातिर अपनी कुर्बानी पेश करने की कोशिश की थी। क्या तुम्हें तमाम बातों की तफसील मालूम हो चुकी है? मैंने संजीदगी से पूछा। वक्त मत जाया करो, मेरे ऑफिस में जाकर मेरा इंतजार करना। मैं करीम को अपने एक वाकफ के क्लिनिक में दाखिल करा के वापस आता हूँ और हाँ, जितनी जल्दी हो सके अपने चेहरे के मेकअप से निजात हासिल कर लेना। राजू इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करेगा। और मैंने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन नदीम इतनी देर में गाड़ी घुमाकर जा चुका था। उसकी वापसी में तकरीबन 1 घंटा लगा और इतनी देर में मैं न सिर्फ मेकअप उतार चुका था बल्कि राजू ने मेरा ऑटोमेटिक की सफाई में भी इतनी फुर्ती और महारत से काम लिया कि अब कोई यकीन से नहीं कह सकता था कि उससे हाल में कोई गोली चलाई गई होगी। शहबाज, तुम अपने इस दोस्त को फोन करो जिसकी गाड़ी इस्तेमाल की है। नदीम ने अंदर दाखिल होते ही बड़ी संजीदगी से कहा। उससे कहना कि गाड़ी सुबह तक उसे वापस मिल जाएगी। तुमने गाड़ी को कहाँ छोड़ा? मैंने सवाल किया। अपने खास गैराज में, जहां सुबह तक उसे चमका दिया जाएगा और वह सारे मुमकिन निशानात भी खत्म कर दिए जाएंगे जो तुम्हारे लिए किसी परेशानी का सबब बन सकते हैं। मैंने नदीम से इस मामले में बहस करनी मुनासिब नहीं समझी और रिसीवर उठाकर अपने वाकफकार के नंबर डायल करने लगा और मैंने उसे वही कुछ कहा जिसका मशवरा नदीम ने दिया था और उन निशानात का साफ करना बहरहाल जरूरी था जो करीम की उंगलियों या रुकी की पिंडली से बहते हुए खून के सबब पैदा हुए होंगे। और मैंने रिसीवर रखा तो नदीम ने राजू की जानब देखा जो अंदर दाखिल हो रहा था। रुकी के जख्म की सूरत हाल क्या है? गोली गोश्त फाड़ती हुई निकल चुकी है, इसलिए खतरे की कोई बात नहीं, राजू ने बेपरवाही से जवाब दिया। और मैंने मुनासिब जराही करने के बाद उसकी मरहम पट्टी कर दी है और ज्यादा से ज्यादा हफ्ता 10 दिन में चलने फिरने के काबिल हो जाएगा। रखा कहाँ है? नंबर 2 में। राजू ने कोई मखसूस कोड इस्तेमाल किया। गुड, नदीम ने कहा और फिर बोला, तुम अब ये मालूम करने की कोशिश करो कि पुलिस हरकत में आ चुकी है या अभी तक उसे हादसे की इतला नहीं मिली। ठीक है, राजू ने फर्माबरदारी से जवाब दिया और फिर उल्टे कदमों बाहर चला गया। तो नदीम ने मुझसे कहा कि करीम के बारे में अगर तुमसे कोई पूछ गुछ करे तो यही कहना कि वो 10 रोज से छुट्टी लेकर गया है। उसके जख्म की क्या कैफियत है? मैंने अस्बात में सर को जुम्बश देने के बाद दरियाफ्त किया। जख्म कारी है। डॉक्टर ने फौरी तौर पर उसे 2-3 इंजेक्शन लगा दिए हैं जिससे वो आराम की नींद सो सकेगा और सिस्टर के अंदेशे से भी महफूज रहेगा। अगर वो बर वक्त सामने ना आ जाता तो शायद तुम इस वक्त अपनी हमाकत पर मातम करने के लिए भी जिंदा ना होते। नदीम ने मेरा जुमला काटा और फिर थोड़े तवक्कुफ से पूछा, तुम्हें ये इतला किसने दी कि रुकी मिसेस फर्गूसन की रिहाइशगाह पर मिल सकेगा? क्यों, क्या तुम्हें इसका इल्म नहीं था? नहीं, नदीम ने साफ गोई से जवाब दिया और मेरे पास अभी तक रुकी के बारे में सिर्फ यही इतला थी कि उसे मिसेस फर्गूसन ने ही कहीं पनाह दे रखी थी। गोया मैं तुमसे बाजी ले गया। मैं फातहाना अंदाज में मुस्कुराया। राजू चाहता तो तुमसे पहले रुकी को दबोच लेता, नदीम ने जवाब दिया। तुम जिस वक्त की होल से आंख लगाए बैठे थे उस वक्त राजू दूसरी तरफ मौजूद था। आई सी, तो आजकल तुम्हारे कार आमद आदमियों ने भी मेरी उंगली पकड़कर चलना सीख लिया है। तुम्हें रुकी के बारे में किसने इतला दी? नदीम ने पहलू बदलकर सवाल किया। सॉरी, मैंने शाने उचकाते हुए जवाब दिया। किसी मुखबर का नाम बताना हमारे असूल के खिलाफ है। कालका हो भी सकती है। नदीम ने मुझे घूर कर देखा और फिर कुछ सोचने लगा। तुमने एक अरसे से मुझे पांडे और निर्मल के बारे में कुछ नहीं बताया। और मैंने थोड़े तवक्कुफ के बाद कहा, ये अचानक इस वक्त तुम्हें पांडे किस तरह याद आ गया? नदीम ने दोबारा चौंक कर मेरी जानब देखा। क्यों,
क्या पांडे की खैरियत मालूम करना मेरे लिए कोई काबिल एतराज बात है? मैंने संजीदगी से जवाब दिया। फिक्र मत करो, पांडे जहां भी है खैरियत से है। क्या उसने वो बंद लिफाफा अभी तक तैयार नहीं किया जो अपनी मौत के बाद मेरे जरिए पुलिस तक पहुंचाने का ख्वाहिशमंद था? और मैंने एक बार जिक्र किया था, मगर वो बड़ी खूबसूरती से टाल गया। शायद वो कोई ऐसी ही अहम बात है जिसे वो बराह रास्त पुलिस तक पहुंचाना चाहता है, और लिफाफा हमारे हवाले करने के बाद तीर कमान से निकल जाएगा। मेरा मतलब है कि हम उसे अहम इतला को मालूम करने की खातर वो लिफाफा खोल कर पढ़ भी सकते हैं। क्या मैं पांडे से फोन पर बात कर सकता हूं? मैंने संजीदगी से पूछा। जवाब में नदीम ने अपना मोबाइल फोन उठाकर कोई नंबर डायल किए और फिर 1-2 कोड नंबर पासवर्ड की तरह इस्तेमाल किया और फिर मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ से पांडे ने हेलो हेलो कह रहा था और मैं शहबाज बोल रहा हूँ। मैंने माउथ पीस में कहा, बड़े भाग हमारे कि आपने हमें याद तो किया। पांडे के लहजे में शिकवा था। मैं एक जरूरी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ था। मैंने बहाना बनाया। आज ही वापसी हुई है और अब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। ओहो, हम समझे कि शायद आपने हमें बुला दिया। मुझे आपसे एक अहम बात करनी है, मैंने ठोस लहजे में कहा। आप हुक्म दे। आपने कोई बंद लिफाफा पुलिस तक पहुंचाने की बात की थी। हाँ, लेकिन अब मैं निर्मल के समझाने से अपना इरादा तब्दील कर दिया है। वो जल्दी से बोला, और मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत के बाद किसी को बिला वजह कीचड़ में घसीटा जाए। क्या इस बात का ताल्लुक आपके किसी वीक पॉइंट से है? मैंने उसे खरीदने की कोशिश की। क्या फायदा शहबाज साहब, जब निर्मल ही नहीं चाहती तो मैं भी इस बात को जुबान तक नहीं लाऊंगा। समझ गया। मैंने अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश की। इस बात का ताल्लुक गोया आपकी धर्म पत्नी। ये बताइए कि आप कब आ रहे हैं? पांडे ने मेरी बात टालने की कोशिश की। अभी हालात साजगार नहीं हैं। जैसे ही कोई मौका मिला आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। मैंने अपना जुमला मुकम्मल करने के बाद राब्ता मुंतके कर दिया और फिर मोबाइल नदीम की तरफ बढ़ा दिया। नदीम गुफ्तगू के दौरान भी मेरे चेहरे के तासरात पढ़ने की कोशिश कर रहा था। पांडे के सिलसिले में वो कुछ ज्यादा ही मोहतात नजर आया और मैं चाहता तो उसे हुस्ना की फराहम करदा इतला की बुनियाद पर शाही वादियां शाहजोर की गद्दारी के मुतल्लिक बता सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं जाती तौर पर उसे करने का ख्वाहिशमंद था, और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जो बात किसी और से कहना चाहता है वो आज खुद टेलीपैथी के जरिए दूसरे के ज़हन तक पहुंच जाती है। और इस वक्त भी कुछ ऐसा ही इत्तेफाक हुआ कि इंटरकॉम पर नदीम ने किसी से बात करने के बाद कहा कि उसे अंदर भेज दो, और फिर जो शख्स अंदर दाखिल हुआ वो सूरत व शक्ल के एतबार से ही खासा चलता पुजदा नजर आया। और नवाज ने मेरी मौजूदगी को महसूस करते हुए दबी जुबान में नदीम से कहा, बास, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या? बात बहुत अहम नौइयत की है। इसीलिए उसने कुछ कहते कहते रुक कर दोबारा मेरी जानब देखा। शायद वो ऐसी कोई अहम बात थी जिसे वो किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी में जुबान तक लाने से गुरेज कर रहा था।